गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, जो कि हम थोड़ा सा लेट हुए इस बार यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके। और मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो हेड विद द क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या आईवीएफ से थैलेसीमिया को रोका जा सकता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईवीएफ से क्या थैलेसीमिया को रोका जा सकता है? थैलेसीमिया को रोकने के लिए हम कैसे करें? थैलेसीमिया बेसिकली होता क्यों है? थैलेसीमिया एक हीमोग्लोबिन की बीमारी है। हीमोग्लोबिन यदि अच्छा नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो बच्चे में जो पैदा होगा या मनुष्य में हमेशा वीकनेस रहेगी और इसमें डेथ भी हो सकती है। अब थैलेसीमिया के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं मोस्टली वो कैरियर होते हैं, मतलब उनका आधा अच्छा है आधा खराब है। तो जो आधा अच्छा है, मतलब जो हीमोग्लोबिन अच्छा बनाने वाला सिस्टम एक माँ से आता है, एक फादर से आता है, एक माँ से आता है, एक फादर से आता है। यदि कोई भी एक अच्छा है तो दूसरे वाले को वो बैलेंस थोड़ा बहुत करके चलता है, बट इनको भी एनीमिया रहता है। अभी यदि ये प्रेग्नेंट होना चाहती है, यदि ये फीमेल है, ये मेल है, तो इनके गैमिट में, स्पर्म में, इसके अंडे में कोई भी एक तरफ की चीज आ सकती है। तो इसके पास और इसके पास यदि मिलन होता है, तो यदि ये दोनों खराब खराब मिल जाते हैं तो इसमें थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इसको थैलेसीमिया की बीमारी बोलते हैं। यदि ये और ये दोनों मिलते हैं तो आप देखोगे तो ये वैसे ही कैरियर बनते हैं जैसे इनके पेरेंट्स हैं, और ये भी एक ऐसा रहेगा तो ऐसा बनेगा। और यदि दोनों अच्छे मिलके बने तो दोनों अच्छा भी हो सकता है। अब नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद हम तीसरे महीने में भ्रूण की जांच करते हैं। बच्चेदानी के भीतर जो भ्रूण पल रहा है उसका जो प्लेसेंटा है उसका बायोप्सी लेके उसको बोलते हैं सीबीएस। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यदि बच्चे में ये इंडिकेशन आए कि इसमें थैलेसीमिया मेजर होगा तो इसको फिर टर्मिनेट कराना पड़ता है, तो एक एबॉर्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो क्या हम वाइफ का अंडा ले लें, हस्बैंड का स्पर्म ले लें, इनको हम यदि दोनों मिला के यदि भ्रूण बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं आईवीएफ करके, तो यदि इस ब्लास्टोसिस्ट को हम टेस्ट कर लें पहले कि इसमें थैलेसीमिया का मेजर है कि माइनर है कि फ्री है, तो फ्री और माइनर को तो चला सकते हैं क्योंकि वैसे मिलेंगे। और यदि मेजर है तो इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका मतलब हम यूट्रस में भ्रूण बिठाने के पहले यहीं पर हम देख ले रहे हैं कि ये किस तरीके का एम्ब्रियो है। इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन टेस्ट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर, पीजीटीएम। पीजीटीएम करके आप थैलेसीमिया को रोक सकते हो। पीजीटी करते समय आपको अंडा बाहर निकालना पड़ेगा, स्पर्म लेना पड़ेगा और आईवीएफ करना पड़ेगा, आईवीएफ इक्सी करना पड़ेगा। इसका मतलब आप आईवीएफ इक्सी से एक भ्रूण को छांट सकते हो कि वो थैलेसीमिया से फ्री है कि नहीं या माइनर है कि नहीं। उसको आप सिलेक्टिवली बिठाओ तो आप थैलेसीमिया का बच्चा होने से रोक सकते हो। पीसीओडी विद एजोस्पर्मिया में आईवीएफ से सक्सेस के चांसेस कितने हैं? पीसीओडी विद एजोस्पर्मिया, ये दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग हैं। और यदि कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है, बट यदि एजोस्पर्मिया है और हस्बैंड के यदि स्पर्म हम निकाल सकते हैं। मैं कई वीडियो में बोला हूँ कि एजोस्पर्मिया का मतलब ये नहीं है कि उसके टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनते। यदि बनते हैं, हम एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन और जेनेटिक टेस्ट से देख लेते हैं। तो पीसीओडी के केस में उसकी वाइफ का पीसीओडी है तो उसमें अंडे ज़्यादा मिलेंगे, तो भ्रूण ज़्यादा बनने की संभावना है। तो कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आईवीएफ फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है?
आईवीएफ होने का यदि आप डायरेक्ट मुख्य कारण पूछेंगे तो वो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट कॉमन कॉज होता है स्पर्म का एबनॉर्मलिटी होना, और तीसरा कॉमन कॉज होता है बच्चेदानी में खराबी होना, और एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने कैसे काम किया। तो यदि हमारे पास में दूसरों के ब्लास्टोसिस्ट बन रहे हैं तो हमारा काम ठीक है, यदि किसी के ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन रहे हैं तब हम हस्बैंड वाइफ के बीज यानी स्पर्म और एग और वाइफ के बच्चेदानी की लाइन को जरूर देख लेते हैं। क्या स्पर्म काउंट लो होने से आईवीएफ में एम्ब्रियो नहीं बनता? ऐसा नहीं है, स्पर्म काउंट लो होने से हम तो जीरो स्पर्म में भी टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के हम टीसा करते हैं, पर बात यह है कि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम होना चाहिए। इन सब को देखने के लिए हम आजकल एक माइक्रोफ्लूइडिक्स का टेक्निक उपयोग करते हैं जिसमें हम बेस्ट स्पर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। आईवीएफ कराया, सक्सेस हुआ, बट 11th वीक में कुछ प्रॉब्लम के कारण अबॉर्शन हो गया, क्या फिर से ऐसा हो सकता है? देखिए, एबॉर्शन नेचुरल में भी होता है, एबॉर्शन आईवीएफ में भी होता है। यदि बच्चा अच्छा नहीं है, भ्रूण अच्छा नहीं है तो एबॉर्शन हो जाता है अधिकतर, पर जरूरी नहीं कि वो बार बार हो। इसलिए एक एबॉर्शन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।